नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि हमारा बाल विकास से संबंधित जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा था सिगमंड फ्राइड का साइको एनालिसिस थ्योरी। सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का जो बातें उन्होंने उस सिद्धांत में कही है उनको हमने पिछले लेक्चर में क्लियर किया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं कृपया करके उस वीडियो को देखें, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। आज हमारा जो दूसरा मनोवैज्ञानिक है उसका नाम है एरिक एरिक्सन। इसको जनरली हम लोग बोलते हैं एरिक्सन। एरिक्सन का जो बाल विकास का सिद्धांत है उस सिद्धांत को हम कहते हैं मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत। और उसका कौन सा था? सिगमंड फ्राइड का था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इनका कौन सा है? मनोसामाजिक सिद्धांत। एरिक्सन के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। एरिक्सन का जो जन्म है वो 15 जून 1902 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था। कहां पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था। इनका जन्म कब? 15 जून 1902 को। इनकी मृत्यु 12 मई 1994 को हुई थी यूएसए में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इसका जन्म तो ये है और इसकी मृत्यु ये है। इनकी मृत्यु हुई थी 12 मई 1994 को। इनकी मृत्यु हुई थी यूएसए में। 1970 में इन्हें नेशनल बुक अवार्ड या पुलित्जर अवार्ड से इनको नवाजा गया था 1970 में। नेशनल बुक अवार्ड और पुलित्जर अवार्ड से इनको नवाजा गया था 1970 में। इनकी प्रमुख पुस्तकों की अगर हम लोग बात करते हैं, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी रही हैं इनकी, या प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी रही हैं, इनकी सबसे पहली जो पुस्तक थी वो थी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जिसका पब्लिकेशन 1950 ईस्वी में किया था। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। दूसरी इनकी पुस्तक थी यंग मैन लूथर। 1958 में इनकी ये दूसरी पुस्तक थी यंग मैन लूथर। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था गांधीज ट्रूथ ओरिजिन। गांधीज ट्रूथ। इनकी कौन सी थी? गांधीज ट्रूथ ऑन द ओरिजिन ऑफ मिलिटेंट ऑन द ओरिजिन ऑफ मिलिटेंट नॉन वायलेंस। गांधीज ट्रूथ ऑन द ओरिजिन ऑफ मिलिटेंट नॉन वायलेंस। और इस बुक का प्रकाशन किया था 1969 में। कब किया था? 1969 में। और इनकी जो चौथी बुक थी उस बुक का नाम था द लाइफ साइकिल कंप्लीटेड। द लाइफ साइकिल कंप्लीटेड। इस बुक का प्रकाशन उन्होंने 1988 में किया था। कब किया था? 1988 में इस बुक का प्रकाशन किया था। किसका? द लाइफ साइकिल कंप्लीटेड। क्लियर है? एरिक्सन के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? एरिक्सन के सिद्धांत को हम मनोसामाजिक सिद्धांत कहते हैं।
एरिक्सन का जन्म 15 जून 1902 को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था। इनकी मृत्यु 12 मई 1994 को यूएसए में हुई थी। 1970 में इन्हें नेशनल बुक अवार्ड व पुलित्जर अवार्ड से नवाजा गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, यंग मैन लूथर, गांधीज ट्रूथ ऑन द ओरिजिन ऑफ मिलिटेंट नॉन वायलेंस और द लाइफ साइकिल कंप्लीटेड 1988, इसको 87-88 भी बोलते हैं हम, 87-88। क्लियर है? ये एरिक्सन के बारे में कुछ थोड़ा सा परिचय था, संक्षिप्त परिचय था इनके बारे में कि इनका जन्म कब हुआ है, इनकी मृत्यु कब हुई है। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो आप इसके नोट्स बना सकते हो। अब जब एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है, इस मनोसामाजिक सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रही है, पहले हमें उनको समझना है। यह मनोसामाजिक जो सिद्धांत है वो मुख्य रूप से बात किसके बारे में करता है, ये हमें समझना है इसके अंतर्गत। पहले इनके सिद्धांत का क्या नाम है? इनके सिद्धांत का मनोसामाजिक सिद्धांत का नाम है। एरिक्सन ने बालक के व्यक्तित्व विकास के लिए तीन कारकों को महत्वपूर्ण बताया था। कितने कारकों को? तीन कारकों को, कि बालक की जो पर्सनैलिटी या जो बालक का डेवलपमेंट होता है वो मुख्य रूप से तीन कारकों पर निर्भर होता है। कौन कौन से कारक थे? पहला कारक था जैविक परिपक्वता। कौन सा था? जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, जैविक परिपक्वता। दूसरा था सामाजिक तथ्य और तीसरा ऐतिहासिक बल। तीसरा कौन सा हो गया? ऐतिहासिक बल। पहला कौन सा था? जैविक परिपक्वता, दूसरा सामाजिक तथ्य और तीसरा ऐतिहासिक बल। कैसे थे इनके ये मुख्य कारक, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, बालक जैसे जैसे बायोलॉजिकल रूप से मैच्योर होता जाता है, जैसे जैसे बालक की उम्र व लंबाई बढ़ती है, बालक ऑटोमेटिक रूप से बायोलॉजिकल रूप से, जैविक रूप से मैच्योर होता हुआ जाता है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी उसके हाथ पांव में सुदृढ़ता आएगी, हाथ पांव मजबूत होंगे, पेशियां मजबूत होंगी, उसकी लंबाई बढ़ेगी। इसे हम क्या कहेंगे? जैविक परिपक्वता। हमने ये सुना है कि मनुष्य एक जैविक प्राणी है, परंतु समाज में रहने के बाद वह सामाजिक प्राणी बनता है। तो जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाने में जो चीज सहायक होती है वो कौन सी होती है? समाज। और सामाजिक तथ्यों के माध्यम से, सोशल फैक्ट के माध्यम से या सोशल बल के माध्यम से, फोर्सेस के माध्यम से बालक अपना खुद का विकास करता है। और हमें ये भी जानते हैं, हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमें अगर किसी सिद्धांत का निर्माण करना होगा या हमें कुछ भी चीज सोचनी समझनी होगी तो हम उसके बारे में पीछे घूम के जरूर देखते हैं कि प्राचीन काल में इसका विकास कैसे हुआ था और अब हमें करना क्या है। तो ऐतिहासिक बल का मतलब होता है कि प्राचीन तथ्यों के आधार पर, प्राचीन तथ्यों के आधार पर हमने ये निष्कर्ष निकाला कि यदि कोई व्यक्ति चुपचाप बैठा रहेगा तो उस व्यक्ति को खाना खाने के लिए भगवान नहीं देगा। हमें कुछ भी चीज, हमें खाना खाने के लिए कुछ कमाना है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। हमें आगे बढ़ने के लिए हमारे ऐतिहासिक बल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था कि व्यक्तित्व विकास के लिए तीन कारकों का होना जरूरी है। पहला जैविक परिपक्वता, दूसरा सामाजिक बल और तीसरा ऐतिहासिक बल।
क्लियर है। दूसरी बात इन्होंने क्या कही थी, बालक के विकास की 8 मनोसामाजिक अवस्थाएं बताई थी। कितनी? 8 मनोसामाजिक अवस्थाएं बताई थी। 8 मनोसामाजिक अवस्थाएं बताई थी इन्होंने बालक के विकास की। कौन कौन सी थी वो हम अभी डिस्कस करेंगे। प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था के 2 पहलू बताए थे। कितने पहलू बताए थे? 2 पहलू, कि प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था के 2 पहलू होते हैं। पहला पहलू है धनात्मक पहलू और दूसरा पहलू है ऋणात्मक पहलू। धनात्मक पहलू व ऋणात्मक पहलू। हमें उस अवस्था में क्या चीजें सही सीखनी है और किन चीजों का परित्याग करना है। धनात्मक पहलू है, ऋणात्मक पहलू। प्रत्येक अवस्था में इन दोनों पहलुओं में संघर्ष होता है और उस संघर्ष का समाधान करने के लिए एक मनोसामाजिक स्थिति पैदा होती है जिसे उन्होंने सद्गुण कहा था। क्या कहा था? सद्गुण कहा था, वर्च्यू कहा था। प्रत्येक अवस्था के कितने पहलू बताए? 2 पहलू, धनात्मक व ऋणात्मक, और इन दोनों में संघर्ष होता है। तो संघर्ष का समाधान करने के लिए क्या पैदा होता है? सद्गुण पैदा होता है। और प्रत्येक अवस्था के 3 आर बताए। क्या बताए? 3 आर बताए। इसे 3R की थ्योरी भी कहते हैं हम। 3R, 3 आर भी बताए इन्होंने प्रत्येक अवस्था के। वो आर कौन कौन से हैं? पहला आर है रिचुअलाइजेशन। पहला आर कौन सा हो गया? रिचुअलाइजेशन। रिचुअलाइजेशन का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है कर्मकांडता। कर्मकांडता। दूसरा आर होता है रिचुअल, कर्मकांड। और तीसरा आर होता है रिचुअलिज्म, कर्मकांडवादिता। तीसरा आर कौन सा होता है? रिचुअलिज्म, कर्मकांडवादिता। प्रत्येक अवस्था के क्या बताए? 3 आर बताए। अगर इसको हम नॉर्मल रूप से समझें तो कर्मकांडता का मतलब होता है पास्ट से, कि भूतकाल में क्या हुआ। इसका मतलब होएगा प्रेजेंट से और इसका मतलब होएगा फ्यूचर से। वर्तमान में हमें जिन चीजों का फल मिल रहा है, जिन कर्मों का फल मिल रहा है, वो हमारे पास्ट के हैं। और वर्तमान में हम जैसा काम करेंगे उसका रिजल्ट हमें कब मिलेगा? फ्यूचर में मिलेगा। तो इन्होंने 3R की थ्योरी दी। एरिक्सन के सिद्धांत को क्या कहते हैं? मनोसामाजिक सिद्धांत। व्यक्तित्व विकास के लिए कितने कारक बताए? 3 कारक। जैविक परिपक्वता, सामाजिक तथ्य और ऐतिहासिक बल। इन्होंने बालक के विकास की 8 मनोसामाजिक अवस्थाएं बताई। प्रत्येक अवस्था के 2 पहलू बताए, धनात्मक व ऋणात्मक पहलू। दोनों पहलुओं में संघर्ष होना बताया और इस संघर्ष का समाधान करने के लिए एक मनोसामाजिक स्थिति पैदा होती है जिसे उन्होंने सद्गुणों की संज्ञा दी। और प्रत्येक अवस्था के 3 आर बताए, 3R बताए। पहला रिचुअलाइजेशन, रिचुअल एंड रिचुअलिज्म, कर्मकांडता, कर्मकांड व कर्मकांडवादिता। यहां तक क्लियर है। अब मैंने आपको बताया कि एरिक्सन ने बालक के विकास की 8 मनोसामाजिक अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 8 मनोसामाजिक अवस्थाएं। प्रत्येक अवस्था को हम समझने की कोशिश करते हैं और प्रत्येक अवस्था को हम जानने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक अवस्था के 2 पहलू क्या होते हैं हमें उनको भी जानना है। इसका चाहो तो आप एक चार्ट बना सकते हो, बड़ा अच्छा चार्ट बनेगा। उस चार्ट में आपको 4 चीजें याद रखनी है। पहला क्या लिखना है?
फर्स्ट है अवस्था का नाम। पहला क्या है? अवस्था का नाम। दूसरा अवस्था का समय, उस अवस्था का समय क्या होता है। देखो मैंने बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? 8 अवस्थाएं बताई। समझने की कोशिश करते हैं हम। पहले अवस्था का नाम, उस अवस्था का समय क्या है। मैंने ये बताया कि प्रत्येक अवस्था के 2 पहलू होते हैं। बताया था या नहीं बताया था? पहला पहलू कौन सा? धनात्मक पहलू। और दूसरा पहलू कौन सा? ऋणात्मक पहलू। धनात्मक पहलू व ऋणात्मक पहलू आप लोगों के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में यहीं तक पूछा जाता है। इसके आगे जो मैंने आपको 2 लाइनें लास्ट में लिखाई थी कि प्रत्येक अवस्था में दोनों पहलुओं में संघर्ष होता है और एक मनोसामाजिक स्थिति पैदा होती है जिसे सद्गुण कहते हैं, और प्रत्येक अवस्था के 3 आर होते हैं। तो इस चार्ट को आगे भी बढ़ाते हैं हम, परंतु वो आपके नहीं पूछा जाता है। केवल और केवल आपके धनात्मक पहलू व ऋणात्मक पहलू से संबंधित ही क्वेश्चन बनते हैं। आए हुए कैसे हैं? जैसे विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास किस अवस्था का लक्षण है? परिश्रम बनाम हीनता किस अवस्था का लक्षण है? तो ये जो विश्वास है, पहला वाला जो शब्द, इसका मतलब होता है धनात्मक पहलू। क्या होता है? धनात्मक पहलू। ये जो बनाम लिख रखा है इसका मतलब होता है वर्ष, वर्सेज। और जो ये दूसरा बिंदु लिख रखा है, दूसरा जो पॉइंट लिख रखा है, इसका मतलब होता है ऋणात्मक पहलू। क्या होता है? ऋणात्मक पहलू। तो प्रत्येक अवस्था के कितने पहलू? 2 पहलू, धनात्मक व ऋणात्मक पहलू। सबसे पहली जो बालक की अवस्था आती है वो आती है शैशवा अवस्था। कौन सी आती है? शैशवा अवस्था। एरिक्सन ने शैशव अवस्था का समय जन्म से 1 वर्ष बताया था। क्या बताया था? जन्म से 1 वर्ष। इसके अंतर्गत जब छोटा बच्चा होता है तो छोटा बच्चा जब रोने लग जाता है, हमने देखा है ना, छोटा बच्चा सबसे ज्यादा रोता है। कई बार हम भी उसको गोद में ले लेते हैं, हमारी गोद में आते ही वो रोने लग जाता है और हमारे मनाने से नहीं मानता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई इसको मम्मी के पास लेके जाओ, इसकी मम्मी के पास लेके जाओ। और जैसे ही वो मम्मी की गोद में जाता है और वो तुरंत चुप हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इस अवस्था में जो धनात्मक पहलू होता है, कौन सा पहलू? धनात्मक पहलू, वो मां के प्रति सबसे ज्यादा होता है और मां के प्रति वो क्या करता है? विश्वास करता है। क्या करता है? विश्वास करता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है और मां उसको थोड़ा सा अपने से दूर करने लग जाती है, तो मां के प्रति धीरे धीरे बच्चे में अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है। किसकी भावना पैदा हो जाती है? अविश्वास की। तो इसका पहली जो हमारी अवस्था है शैशव अवस्था, इसका धनात्मक और ऋणात्मक पहलू क्या हो गया? विश्वास बनाम अविश्वास। दूसरी अवस्था आती है प्रारंभिक बाल्य अवस्था। क्या आती है? प्रारंभिक बाल्य अवस्था। प्रारंभिक बाल्य अवस्था का इन्होंने जो समय बताया था 1 वर्ष से 3 वर्ष, 1 से 3 वर्ष। इसमें बालक में जो धनात्मक पहलू पैदा होता है वो होता है स्वायत्तता बनाम लज्जाशीलता।
स्वायत्ता बनाम लज्जाशीलता। देखो कैसे पैदा होता है। जनरली हमने ये देखा है कि जब हम घर पे खाना खा रहे होते हैं या हमारे दादा या पापा जो हमसे बड़े हैं वो खाना खा रहे होते हैं और वो एकदम से आवाज लगाते हैं कि बेटा मेरे लिए पानी लेके आना। कहते हैं नहीं कहते कि बेटा मेरे लिए पानी लेके आना, तो आपने जनरली देखा होगा छोटा बच्चा जो है वो भाग के जाता है, एकदम से भाग के जाएगा रसोई में और रसोई में से मटके में से पानी लेने की कोशिश करेगा। वो जब वो उसके पानी नहीं आता है वो सारे काम क्या कर रहा है, खुद के ऊपर डिपेंड है, स्वायत्त है वो, उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। उसकी जो इच्छा है वो करना चाहता है। जब वो खुद अपना गिलास भर के और लेके चलने लगता है या भारी बर्तन में वो पानी डालने की कोशिश करता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि बेटा अभी आप छोटे हो, जब बड़े हो जाओ तब आप पानी दे के आना, पानी पहुंचाना अपने पापा के पास में। तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसमें धनात्मक पहलू तो कौन सा पैदा हो गया, स्वायत्ता। परंतु जब हम उसको टोकते हैं कुछ भी काम करने के लिए तो उसमें कौन सा पैदा हो जाएगा, लज्जाशीलता। अपने आप में लज्जाशीलता महसूस करेगा कि मैं ये काम शायद नहीं कर सकता। क्लियर है। तो स्वायत्ता बनाम लज्जाशीलता। तीसरी जो हमारी अवस्था आती है वो आती है खेल अवस्था। कौन सी आती है, खेल अवस्था। खेल अवस्था का जो समय होता है वो होता है 3 साल से 6 साल तक। क्या होता है, 3 साल से 6 साल तक। खेल अवस्था का मतलब है कि प्लेइंग जो एज होती है बच्चे की। अब प्लेइंग एज में हमें धनात्मक पहलू का पता लगाना है। देखो इसको थोड़ा सा नॉर्मल रूप से सोच के देखते हैं। जब भी हम खेल खेलते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला विचार क्या आता है, मान के चलो कि हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। कौन सी एज में, 3 साल से 6 साल की एज में। तो क्रिकेट खेलने जब हम जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यह आता है कि इस क्रिकेट टीम का कैप्टन मैं खुद बनूं। क्या करूं, खुद बनूं। तो सारे कामों की बच्चा क्या करता है, खुद ही पहल करना चाहता है कि सारे काम जो हो वो मैं खुद ही करूं। मैं इस टीम का कैप्टन हूं, मैं ही फर्स्ट में बॉलिंग करूं, मैं ही फर्स्ट में बैटिंग करूं और पास में भी मैं ही खड़ा हूं। तो वो क्या करेगा, पहल करेगा। पहल करना, उसमें कौन सा तत्व पैदा हो रहा है, पहल करने का तत्व पैदा हो रहा है। कई बार जो कैप्टन होता है वो 0 रन पे आउट हो जाता है, होता है नहीं आता, और उसके ओवर में हर बॉल पे चौके छक्के लग रहे हैं। तो वह जो कैप्टन है अपने मन में, अपने आप ही उसके मन में दोषिता की भावना पैदा हो जाती है। गिल्टी फील करता है वो कि शायद मेरे खराब बॉलिंग की वजह से, मेरी खराब फील्डिंग की वजह से, मेरी खराब बैटिंग की वजह से मेरी टीम हार गई। तो वो अपने मन में क्या पैदा कर लेता है, दोषिता। तो इसका कौन सा हो गया, पहल करना बनाम दोषिता। क्लियर है। चौथी अवस्था आती है हमारी स्कूल अवस्था, स्कूल एज, स्कूल अवस्था। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 6 साल से 12 साल तक। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक हमने ये देखा है कि जब छोटा बच्चा स्कूल जाता है, सुबह 5 बजे उठता है, अपने दैनिक कामों से निवृत्त होता है, फटाफट तैयार होता है, नहाता धोता है, ब्रश करता है और सुबह पहले ब्रेकफास्ट करके अपना बैग में कॉपी किताब रखी और तुरंत स्कूल के लिए निकल जाता है। पूरे दिन भर स्कूल में पढ़ाई करता है, आने के बाद में खाना खाता है, खाना खाने के बाद कुछ होमवर्क करता है, फिर सो जाता है, फिर उठता है, फिर थोड़ा बहुत काम करेगा, अपने दोस्तों के साथ खेलने जाएगा, शाम को डिनर करेगा और वापस सो जाएगा। पूरे दिन भर का शेड्यूल उसका कैसा है, परिश्रम करना। बालक पूरे दिन भर में क्या कर रहा है, परिश्रम कर रहा है। अब जब बच्चा स्कूल में गया,
इतने सारे काम करता है, उसका शेड्यूल फिक्स हो जाता है। स्कूल में जब वो जाता है और स्कूल में जाने के बाद में टीचर घर से गुस्सा करके आया हुआ है, पत्नी से बेलन खा के आया हुआ है, तो पत्नी से बेलन जो खा के आता है टीचर, वो गुस्सा किस पे निकालेगा? बच्चे के ऊपर निकालेगा। और बच्चे के ऊपर इतना बढ़िया गुस्सा निकालता है कि उसके बेल्ट वेल्ट, उसका डंडा जो होता है वो टूट जाता है। हालांकि अभी तो स्कूलों में पिटाई करने का जो कॉन्सेप्ट है वो बंद कर दिया है। जो थोड़े 5 साल पुरानी अगर हम लोग बात करें तो उसमें आपने जनरली देखा होगा कि जब तक टीचर से अपना डंडा नहीं टूटता था, वो लेके आता था ना एक इतना सा डंडा, और जब तक अपना बेल्ट नहीं तोड़ता था तब तक वो मानता नहीं था। तो ऑटोमेटिकली जब आप बच्चे के ऊपर इस तरह का प्रेशर कर रहे हैं, बच्चे की पिटाई कर रहे हैं, तो बच्चे के मन में टीचर के प्रति कौन सी भावना पैदा हो जाएगी? हीनता की भावना, हीन नजरों से देखेगा। और आपको पता है स्कूल और कॉलेज में हम टीचरों के नाम निकाल लेते हैं, निकालते हैं नहीं निकालते? जो पीछे पीछे बैक बेंचर होते हैं ना, वो जरूर पक्का नाम निकाल लेते हैं। उपनाम जो रखते हैं हम, उपनाम हम किसकी वजह से रखते हैं? हीनता की वजह से। कहते ना कि आ गया ये तो खड़ूस मैडम आ गई, या जल्लाद आ गया, कहते नहीं कहते? तो हम टीचरों के क्या निकाल लेते हैं? नाम निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर के प्रति कैसी भावना पैदा हो जाती है? हीनता की भावना। जब बच्चा घर पे आता है और घर पे माता पिता उसको प्रेशर करते हैं पढ़ाई के लिए कि पढ़ ले, तू पढ़ता नहीं है, तो माता पिता के प्रति उसके मन में क्या पैदा हो जाएगा? हीनता की भावना पैदा हो जाएगी। क्लियर है? 5वीं अवस्था आती है हमारी किशोरा अवस्था। कौन सी अवस्था आती है? किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था का जो समय होता है वो होता है 12 साल से 18 साल तक। हमने ये देखा है किशोर अवस्था में जो बच्चा होता है वो स्कूल के अंदर कक्षा का मॉनिटर बनना चाहता है, अपने फ्रेंड सर्किल में वो दादा नेता बनना चाहता है कि सारे के सारे लोग मेरा कहना माने, अपने खुद की पहचान स्थापित करना चाहता है कि लोग बाग मुझे किसी ना किसी पहचान से जाने, कि मेरी भी कोई ना कोई आइडेंटिटी हो। उस आइडेंटिटी की वजह से, उस आइडेंटिटी के कारण मैं अपने फ्रेंड सर्किल में ज्यादा फेमस हूं। तो बच्चे में कौन सा तत्व पैदा हो जाएगा? अहम पहचान। कौन सा तत्व पैदा हो जाएगा? अहम पहचान, कि खुद की पहचान बनाना, खुद की आइडेंटिटी बनाना। जनरली हमने ये देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, किशोर अवस्था 12 साल से 18 साल की जो एज है, वो कौन सी एज है? किशोर अवस्था की एज है। जनरली किशोर अवस्था में हमने ये देखा है कि परिवार में एक लड़का और एक लड़की, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है? कई बार लड़की लड़के जैसे कपड़े पहनना चाहती है और लड़का लड़की जैसे कपड़े पहनना चाहता है। होता है नहीं होता? या लड़की को जनरली रसोई में काम करवाया जाता है और लड़के को बाहर भेजा जाता है। तो छोटा बच्चा ये कहता है कि मम्मा मेरे साथ मेरी बहन क्यों नहीं जाती, मेरी सिस्टर क्यों नहीं जाती, या वो क्यों नहीं करती, या वो क्यों नहीं करता काम, ये मैं ही क्यों करूं, रसोई का काम मैं क्यों करूं, मेरा भाई क्यों नहीं कर सकता। तो लड़का और लड़की में परिवार में क्या पैदा हो रहा है? भूमिका द्वंद्व। रोल को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, भूमिका द्वंद्व। जनरली हमने ऐसा भी देखा है कि लड़का लड़की बैठे और दादाजी आ गए, दादाजी ने पानी के लिए आवाज लगाई, तो तुरंत पानी के लिए आवाज लगाते हमें ये पता चल जाता है कि पानी किसको लेके आना है। हमें पता है कि पानी लाने के लिए हमारी सिस्टर जाएगी। क्यों? क्योंकि हम तो बड़े हैं, बॉय हैं, लड़का तो ला ही नहीं सकता। तो रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है कि मैं ही ऐसे काम क्यों करता हूं, या मेरी सिस्टर ऐसे काम क्यों करती है, मैं उसके जैसे क्यों नहीं बन सकता, या वो मेरे जैसा क्यों नहीं बन सकता। तो उसके अंदर कौन सा तत्व पैदा हो जाएगा? भूमिका द्वंद्व। और किशोर अवस्था के बाद में हमारी अवस्था आती है तरुणा अवस्था। कौन सी अवस्था आती है? तरुणा अवस्था। तरुण अवस्था का जो समय होता है वो होता है 18 से 35 वर्ष। 18 से 35 वर्ष। हमें यह पता है कि किशोर अवस्था 18 साल,
इसका मतलब हमारी स्कूल लाइफ खत्म हो गई और अब हम कहाँ चले गए? कॉलेज में हमने हमारा पहला कदम रख दिया। कॉलेज में जैसे ही हम पहला कदम रखते हैं, धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, और जैसे जैसे महीना कंप्लीट होने को आता है, जिस व्यक्ति को हम लोग नहीं जानते उस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा बिलीव करने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि सबसे अच्छा दोस्त है मेरा ही, मेरा सबसे क्लोज दोस्त है। तो बच्चे में कौन सा तत्व पैदा हो गया? घनिष्ठता। कौन सा तत्व पैदा हो गया बच्चे में? घनिष्ठता। अनजान व्यक्तियों के प्रति घनिष्ठ होने लग जाता है, अपने दिल की बातें बताने लग जाता है, सपने लेने लग जाता है, और वही 7 जन्म का रिश्ता है, तुझे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, पूरे घर की बातें बताने लग जाता है। अनजान व्यक्ति के प्रति क्या हो जाता है? घनिष्ठ हो जाता है। और जैसे ही ये 18 से धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है तो कौन सा तत्व पैदा हो रहा है? घनिष्ठता का। और थोड़ा धीरे धीरे ऊपर पैदा बढ़ रहा है, वो ऊपर उसकी एज बढ़ रही है, तो जिसके प्रति उसने सपने लिए थे, जिसको सपने दिखाए थे 7 जन्म साथ रहने के, चांद तारे तोड़ने के, पता चला कि वो तो किसी दूसरे चांद तारे के साथ भाग गई, या उसके प्रति उसको छोड़ करके उसने सपने किसी और के लिए और वो भाग किसी और के साथ गई। तो ऑटोमेटिकली बच्चा ये कहने लग जाता है कि प्यार में पड़ना गलत होता है, प्रेम करना गलत होता है, और बच्चे के मन में ऑटोमेटिक रूप से अलगाव, आइसोलेशन, अलगाव की भावना पैदा हो जाती है। और बच्चा कहाँ? बाबा जी बनने के मूड में चला जाता है कि ये दुनिया मोह माया है, ये सब कुछ भ्रम है, कुछ नहीं रखा इसमें। तो बच्चे में कौन सा तत्व पैदा हो गया? घनिष्ठता बनाम अलगाव। और इसके बाद में अवस्था आती है मध्यावस्था। और इस अलगाव का पता, मध्यावस्था का जो समय होता है वो होता है 35 से 60 वर्ष। इस अलगाव का पता माता पिता को चल जाता है कि बच्चा तो बाबा जी बनने वाला है। तो माता पिता क्या करते हैं? उसकी धुरी एक जगह बांध देते हैं और उसकी ब्याह शादी कर देते हैं। और ब्याह शादी करने के बाद में वो ये कहता है कि अब जो मेरा चांद तारा था वो तो गया, अब जो मुझे मिला है, कैसा भी चांद मिला है, कैसा भी तारा मिला है, मुझे इसी के साथ लाइफ स्पेंड करनी है, मुझे इसी के साथ जीना है। इसलिए उसके प्रति वैवाहिक संबंधों में क्या पैदा हो जाती है? उत्पादकता। और बालक अपने परिवार के बारे में सोचने लग जाता है कि मेरा भी परिवार होना चाहिए। धीरे धीरे परिवार, बच्चे हो जाते हैं उसके, और बच्चे होने के बाद में जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, 60 साल, 35 से 60 है ना ये, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि बच्चे उसका कहना नहीं मानते। बच्चे जब कहना नहीं मानते हैं तो माता पिता ऑटोमेटिक रूप से स्टेबल हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हमने जो करना था वो कर दिया, अब तू जाने तेरा काम जाने। और उत्पादकता के बाद में उसमें कौन सा तत्व पैदा हो रहा है? माता पिता ऑटोमेटिक रूप से क्या हो गए? स्टेबल हो गए, स्थिर हो गए कि तुझे करना है तो करे, नहीं करना है तो मत कर। उत्पादकता बनाम स्थिरता। क्लियर है? और जो लास्ट अवस्था आती है वो अवस्था है हमारी परिपक्व अवस्था। कौन सी है? परिपक्व अवस्था। परिपक्व अवस्था का समय होता है 60 साल से ऊपर। जब व्यक्ति बुढ़ापे में चला जाता है, वृद्धावस्था में चला जाता है, तो वृद्धावस्था में वो अभी तक जितने काम किए उसने, 60 साल से ऊपर जितने भी काम किए हैं, उन सभी कामों का निष्कर्ष निकालता है और मन में यह सोचने की, उसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश करता है, अपने मन में एनालिसिस करता है कि मैंने मेरी जिंदगी में किया क्या है, मैंने मेरी जिंदगी में क्या किया है,
क्या खोया है, क्या पाया है मैंने, मेरी पहचान किस प्रकार से है, और अगर मेरी पहचान नहीं बनी है तो मुझे इस पहचान को कैसे बनाना है। तो व्यक्ति में एक धनात्मक पहलू पैदा होता है जिसे बोलते हैं अहम सत्यनिष्ठता। खुद के बारे में खोज करना कि मैंने वास्तव में क्या किया है, अहम सत्यनिष्ठा। जब उसे पता चलता है कि मैंने मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, तो उसके मन में अहम सत्यनिष्ठता की जगह ऑटोमेटिक रूप से निराशा की भावना पैदा होती है। और जनरली हमने ये देखा है कि कई व्यक्ति रिटायर होने के बाद भी नौकरी करते हैं। देखा है ना, 60 साल में रिटायर हो रहे हैं, रिटायर होने के बाद भी नौकरी करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जितने साल अपना काम किया उस काम से वो सेटिस्फाई नहीं हुए, उनके मन में कौन सा भाव पैदा हो गया? निराशा का भाव पैदा हो गया। क्लियर है? तो इसका कौन सा पहलू हो जाएगा? अहम सत्यनिष्ठा बनाम निराशा। तो एरिक्सन ने बालक के विकास की मुख्य रूप से 8 अवस्थाएं बताई थी। शैशव अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, खेल अवस्था, स्कूल अवस्था, किशोर अवस्था, तरुणावस्था, मध्यावस्था और परिपक्व अवस्था। क्लियर है? उम्मीद करता हूं एरिक्सन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कीजिए, मैं फिर कभी दूसरी क्लास में आके आपको बता दूंगा। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।